हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक लेक्चर की हम बात कर चुके हैं, जहां हमने बात की थी भाई इसके इंट्रो पार्ट की, जिसमें हमने बर्नर्स थ्योरी कंप्लीट कर ली है। और हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते अपने आयंस के अंदर। अब क्या डिसोशिएट होता है, क्या नहीं होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके अंदर एक भी चीज, जितनी भी मतलब चीजें मेंशन होती है, एदर इट्स लिगैंड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या सेंट्रल मेटल एटम, सब की बात हम आज करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो फुल एंटाइटी होता है इसके बारे में। तो यहाँ बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक एक टर्म को हम अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहली टर्म हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी भाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये क्या होती है? अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंसिस्ट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयंस बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है भाई, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है? ये कह रहा है भाई ऐसी एंटाइटी जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होगा और वो किसी चीज से लिंक्ड होगा, बॉन्डेड होगा, बाइंडेड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये जो फुल ब्रैकेट है इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखो CO क्या है? सेंट्रल मेटल एटम bonded to 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयन। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक कोबाल्ट मॉलिक्यूल, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड 3 अमोनिया मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें जिसके अंदर है उसे हमने क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे हमने ये टर्म पढ़ी है ऐसे हम सारी टर्म्स को एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई सेंट्रल मेटल। इतनी देर से हम कर रहे हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल ये क्या है? In coordination entity, the atom or ion to which of a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it. क्या कह रहा है भाई? जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, एक टर्म हमने क्लियर कर ली, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसके अंदर एक ऐसा एटम या आयन जो किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट या आयन से जुड़ा हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था भाई? सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर लुईस एसिड और लुईस बेस होते हैं। वो क्या करते हैं भाई? वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उसी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले पार्ट को हमने यहां बोल दिया है सेंट्रल मेटल एटम। इज दैट क्लियर? आगे देखो, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप ये जो कोबाल्ट को देख पा रहे हो, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि ये सेंटर में है इसलिए सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हो, और क्योंकि इसी से हमारा क्या बन रहा है? पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बनती है। इसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अब हमने दो जो है टर्म्स पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और सेंट्रल मेटल एटम। अब नेक्स्ट यहाँ हम पढ़ते हैं लिगेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। The ions or molecules bounded to the central atom or ion in the coordination entity। ये क्या बोल रहा है? ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स जो हमारे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर प्रेजेंट होंगे और साथ में हमारे सेंट्रल एटम से लिंकेज बनाते होंगे। अभी हम देखेंगे अच्छे से क्या होते हैं। पहले इनकी स्पेशलिटी सुनो। लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? सिंपल आयन जैसे कि क्लोरीन, ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और अमोनिया, छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि वाटर है, अमोनिया है। लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे कि H2 CH2 CH2 NH2, इसे हम बोलते हैं एथिन डायमीन।
ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तब हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देखे थे, कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे। तो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये भी हमारा लिगेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और क्लोरीन जैसे सिंपल आयंस भी हमारे लिगेंड्स का पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अब आगे बात सुनो। Ligands contain donor atom in it, and on the basis of donor atom, ligands are of following types। देखो, ligand जो है वो क्या होगा, डोनर एटम होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डोनेशन हमने उसको कुछ क्लासेस में क्लासिफाई किया है, जैसे यूनिडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट, एम्बीडेंटेंट, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिडेंटेंट। यूनि का मतलब होता है भाई वन, क्या होता है, वन। तो ऐसे लिगैंड जो क्या करते हो, एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेंट लिगैंड्स। व्हेन अ लिगैंड इज बाउंड टू अ मेटल एटम आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ और सिर्फ ऐसे किसी एटम से, ऐसे किसी लिगैंड से अटैच्ड होगा जो एक बार में अपना एक ही एटम डोनेट करता हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, उसे हमने डाला है भाई यूनिडेंटेंट लिगैंड की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम यहां पढ़ते हैं भाई बाइडेंटेंट लिगैंड। व्हेन अ लिगैंड इज बाउंड टू अ मेटल एटम आयन थ्रू टू डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम्स होंगे इस बार, टू डोनर एटम्स होंगे। अब वो चाहे एक एलिमेंट में हो, चाहे दो हो, या फिर बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप हो, और उसमें से दो एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, पर क्या होगा, एक बार में दो एटम्स या दो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हमें मिलेगा। बात आई समझ में। जैसे CH2NH2 एथेन डायअमीन इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे हमारे पास है ऑक्सीलेट का आयन, ऑक्सीलेट आयन में भी ऑक्सीजन जो है, दोनों ऑक्सीजन एक एक लोन पेयर डोनेट करती है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। हमने यूनिडेंटेंट पढ़ा, डाइडेंटेंट पढ़ा, ये इसको बाइडेंटेंट भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलीडेंटेंट, मतलब टू से जितने भी ज्यादा, टू मोर देन टू इलेक्ट्रॉन पेयर जहां डोनेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स। when a ligand is bound to a metal ion through a several donor atom, मतलब कितने भी हो सकते हैं, मोर देन टू, उसको हम डाल देंगे पॉलीडेंटेंट लिगेंड की कैटेगरी में। जैसे हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर है, ये किसका है, एथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, ये और ये भी। तो ऐसे चार ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेंगे, चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो हम इसको पॉलीडेंटेंट भी बोल सकते हैं और टेट्राडेंटेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर लिगेंड्स यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। तो ऐसे हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर लिया अपनी सब कैटेगरीज के अंदर। अब इंपॉर्टेंट एक और कैटेगरी हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड। भाई ये जो एम्बी वर्ड है, इसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, डबल कोई अगर अपने पास कैरेक्टर्स दिखाता है उसके लिए। जैसे हमारे पास होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हो और वाटर में भी, लाइक एस क्रोकोडाइल। तो वैसे ही हमारे पास होते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड। इसका क्या मतलब है, तो सुनो, लिगेंड्स विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम एंड either of the two ligands in the complex। देखो क्या बोल रहा है ये, हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं एम्बीडेंटेंट वाले, उनमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स में से जो हमारा डोनर एटम होगा वो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे और एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है भाई ऑक्सीलेटो आयन, देखो ऐसा भी पॉसिबल है, ये एक बाइडेंटेंट का एग्जांपल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर रहे हो, या एक और कंडीशन हमारे पास है वो ये है, जैसे कि नाइट्रिटो आयन और या फिर नाइट्रिटो ओ, मतलब
ऐसे लिगैंड जो क्या करते हो, उनके दोनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाता हो। जैसे मैं बोलूं, इस पे मैंने लिख रखा है नाइट्रिटो एन, मतलब इस टाइम पे ये जो नाइट्रिटो वाला लिगैंड है इसको हम लिखेंगे तो ऐसे ही ना, ब्रैकेट के अंदर NO2। तो जब हम NO2 लिखेंगे इसका मतलब डोनेटिंग एलिमेंट, डोनेटिंग एटम कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन एटम। कौन सा है भाई, नाइट्रोजन, इसलिए मैंने लिखा है नाइट्रिटो एन। और जब हम लिखेंगे ONO, इसका मतलब इस बार जो मेरे पास डोनेटिंग स्पीसीज है वो कौन सी है भाई, ऑक्सीजन है। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही डोनेटिंग साइट्स रखते हो, पर एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, इन्हें हम बोलेंगे एम्बीडेंट लिगेंड्स। समझ में आई? लिगेंड्स को हमने कितनी सारी कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई किया हुआ है। अब आगे देखो, चिलेट लिगेंड क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये चिलेशन, जब हमें चिलेशन मिलता है किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उन्हें मिल जाती है स्टेबिलिटी, और इस स्टेबिलिटी की वजह से कंपाउंड बहुत स्टेबल हो जाते हैं। तो चिलेट लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड uses its 2 or more donor atoms simultaneously, मतलब ऐसे लिगेंड्स जो क्या हो, बाई डोनर, ट्राई डोनर, पॉली डोनर्स, ऐसे लिगेंड्स अगर हमारे पास हो और वो एक साथ अपने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हो, तो क्या होता है, टू बाइंड अ सिंगल मेटल एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेशन का मतलब होता है रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है भाई, रिंग कॉम्प्लेक्स। तो जहां भी रिंग का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं चिलेशन। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जो क्या करते हो, रिंग फॉर्म करते हो, उन्हें हम बोलेंगे चिलेट लिगेंड्स, और इनकी वजह से हमारे कंपाउंड को मिलती है स्टेबिलिटी। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो रहा है भाई, यहां पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिंग फॉर्मेशन की वजह से ये जो कंपाउंड है बहुत स्टेबल हो चुका है। अब एक और चीज जो याद रखने की है वो क्या है, यहां पे जो भी 6 एलिमेंट वाली रिंग फॉर्म करेगा वो मोस्ट स्टेबल चिलेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या होगा, जो 6 रिंग फॉर्म करेगा वो मोस्ट स्टेबल चिलेट कंपाउंड फॉर्म करेगा। आई बात समझ में? चिलेट कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके लोन पेयर एक साथ डोनेट करने पे क्या बनता हो भाई, रिंग का फॉर्मेशन होता हो। तो हम वहां रिंग का फॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड को मोर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। मोर स्टेबिलिटी की वजह से इन चिलेशन को हम डालते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। तो लिगेंड्स का ही पार्ट है चिलेट लिगेंड्स भी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड्स पढ़ लिया, एंटाइटी पढ़ लिया, सेंट्रल मेटल एटम पढ़ लिया, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स या डोनर एटम्स, सही बात तो है, डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। जैसे प्लैटिनम में देखो कितने क्लोरीन हैं भाई, 6 क्लोरीन है। तो जितने लिगेंड्स हमारे सेंट्रल मेटल एटम से, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये है हमारे लिगेंड्स, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन है। तो ये जो लिगेंड्स हैं हमारे, कितने लिगेंड्स डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है, उन्हें हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 6 है, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सिंपल है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखो, CO, यहाँ देखो कितने NH3 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 NH3 है। इसका मतलब यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और कंपाउंड है, ये देखो Fe के साथ ऑक्सीलेटो आयन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कौन सा है भाई, ऑक्सीलेटो आयन। इसका भी कितना है भाई, देखो 3 है। अब ये जो 3 है इसका लिगेंड जो है ना कैसा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब ये भी हम देख के आए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई,
3 कोऑर्डिनेशन नंबर है और यहाँ पे लिगेंड्स जो है बाइडेंटेंट है, तो एक 3 कितने डोनेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे हम चेक करेंगे किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively termed as the coordination sphere। क्या बोल रहा है? सेंट्रल एटम और हमारा कोऑर्डिनेशन लिगैंड, जो भी लिगैंड्स हमारे पास हैं जितने भी, आपस में जिस एंटाइटी के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या जिस ब्रैकेट के अंदर हमारे होते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ये हमारा क्या है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। इसे हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर जो भी लिगेंड, जैसे मान लो यहाँ पे Cl3 मैं लिख देती हूँ, तो इसके बाहर जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न करने वाली बात है कि इनको क्या बोलते हैं। ऐसे टर्म्स कोई पूछता नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक चीज को डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर हमें सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है। द चार्ज इट वुड कैरी इफ all the ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? लिगेंड्स के चार्ज को हटा दो, जो भी यहाँ पे चार्ज है इसकी वैलेंसी में उसको हटा दो, जब उसके बाद फिर जो उसके ऊपर वैलेंसी बचेगी वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे ये कंपाउंड जो हमें गिवन है, इसका ही हम एक बार निकाल के देखते हैं। देखो मेरे पास ये कंपाउंड है CuNH3 एंड Cn का होल 4-3। देखो Cn कैसा है? एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। मैं तुम्हें इसका एक चार्ट दे दूंगी, इससे हमें याद रहेगा और हम समझ लेंगे कि कौन सा लिगेंड यूनिडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड, कौन सा पॉलीडेंटेड है। ठीक है, तो यूनिडेंटेड है Cn, और इसके बाद भी हमें पढ़ना है यूनि में भी भाई पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा। इसको आगे देखेंगे अभी। तो Cu का हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम मान लेंगे X, प्लस हम करेंगे, ये कैसा है? Cn एक नेगेटिव लिगेंड है, तो माइनस कितने हैं भाई? 4। अब देखो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली बात है, बाहर क्या है इसके? -3। तो ये क्या हो जाएगा? X - 4 इज इक्वल टू -3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कॉपर का, वो कितना आएगा भाई? +1। तो ऐसे हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। आई बात समझ में? अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें देखो। लास्ट हमारे पास होता है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब हमेशा एक चीज हम याद रखेंगे, इसका मतलब होता है भाई सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इतनी बात तो हम सब जानते हैं, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोलैप्टिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जिनके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने? ऐसा ब्रैकेट, ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, वो एक ही टाइप के हों, उन्हें हम बोलेंगे होमोलैप्टिक लिगेंड्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल CONH3 का होल 6। क्या यहाँ पे अमोनिया के अलावा दूसरा कोई लिगेंड प्रेजेंट है? नहीं, इसीलिए क्या हुआ? होमोलैप्टिक लिगेंड। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोलैप्टिक क्या होता है। तो हेटेरोलैप्टिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन विच a metal is bound to more than one kind of donor groups।
किससे जुड़ा हुआ हो, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप से अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। CONH3 का होल 4, तो यहाँ एक तो हो गया अमोनिया, दूसरा क्या है, 2 क्लोरीन। तो यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो इसको हम डालेंगे हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंसेस या एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड को हमने कितनी तरीके से क्लासिफाई किया है। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कॉम्प्लेक्स का, द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसे हम बोल देंगे भाई पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या बोल देंगे भाई पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स। द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज एंटाइटी। अगर एंटाइटी के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, इस ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, न्यूट्रल चार्ज एंटाइटी, नो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। NiCO का होल 4 कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है होगा, 0 चार्ज होगा तो न्यूट्रल, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने एंटाइटी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई किया है, वैसे आगे हम हमारे लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये सारी टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।